वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेट आईसीआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन। ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये है 2011 का क्वेश्चन पेपर और माना जाता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको आना चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि क्या स्ट्रेटेजी रहती है क्वेश्चंस की, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में कितने जलवायुवीय क्षेत्र हैं। देखो, जलवायुवीय क्षेत्र का मीनिंग हुआ कि कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। अब यहां पर बात की है राजस्थान की, इट मींस राजस्थान में आपको पता है कि कितने जलवायु क्षेत्र हैं। राइट आंसर है 10। लेकिन यहां पर आपको इसके साथ ही पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो वो हैं 15। एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आज के टाइम में जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से भिन्न होती है। तो हम कैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करेंगे, तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है कि ये किसके अकॉर्डिंग है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया को 15 क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है और राजस्थान में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, टोटल 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की मृदा में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। आपको पता है कि राजस्थान जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तानी इलाके में कौन सी मिट्टी प्रेजेंट होगी सबसे ज्यादा, तो दैट इज रेगिस्तानी मिट्टी। अब रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सी फसलें सबसे ज्यादा होंगी, क्योंकि रेगिस्तान हम क्यों बोल रहे हैं, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो रेगिस्तानी मिट्टी में वही क्रॉप्स ग्रो होती हैं ज्यादातर जिनको की कम पानी की आवश्यकता होती है या फिर लो वाटर रिक्वायरमेंट जिनकी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है। आपको पता है कि जितना पूरा इंडिया का एरिया है उस एरिया में से राजस्थान जो है वो कितना परसेंट एरिया कवर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इस क्वेश्चन को आप जीके में भी पढ़ते होंगे और किसी ना किसी पोर्शन में ये पूछ लिया जाता है। इवन कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी, सुपरवाइजर जैसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफी रिपीटेटिवली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सस्य सघनता कितनी है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि राजस्थान में सस्य सघनता कितनी है, इट्स 130%। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएआर स्थित है। अगर आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आपको नो डाउट आईसीआर के बारे में सारी चीजें पता होंगी। तो आईसीआर जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में। और आईसीआर डे जो है वो कब मनाया जाता है, 16 जुलाई। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आईसीआर डे कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चावल की संकर किस्म है। आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था। संकर किस्म का मतलब है कि हाइब्रिड वेराइटी, और वेराइटीज आपको याद रखनी है। इसका राइट आंसर होगा PRH10 जो है वो राइस की एक हाइब्रिड वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में किस फसलों में जीएम किस्मों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है। देखो, जीएम क्रॉप्स होती क्या हैं, जीएम क्रॉप्स होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि हम उनके कुछ जीन्स के अंदर चेंज करके उनको किसी चीज के लिए रेजिस्टेंस बनाते हैं या फिर हायर प्रोडक्टिविटी वाली क्रॉप्स बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं जीएम क्रॉप, जिसकी फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो सोयाबीन भी है। इवन अभी रिसेंट में मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड की जो जीएम वैरायटी है वो भी एक बहुत चर्चा का विषय बना था। अब जीएम क्रॉप्स को बहुत बार लोग उगाने से डरते हैं। ये चर्चा का विषय क्यों बना था, क्योंकि जीएम मस्टर्ड के ऊपर बैन लगा दिया गया था
लोगों का ये मानना था कि जीएम मस्टर्ड को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो ये हमारी जो नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं जैसे कि हनी बी उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। हनी बीज अगर उनके ऊपर फीड करती हैं, उनके पॉलन्स के जो फ्लावर्स हैं पॉलन्स के ऊपर फीड करती हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा, आज तो हमें इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो नहीं दिख रहे, पर लोगों का मानना है कि आने वाले भविष्य में जीएम क्रॉप्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो हमारी हेल्थ पर भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए जीएम मस्टर्ड को फिलहाल के लिए बैन कर दिया गया था। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस फसल में जीएम किस्मों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कॉटन। कॉटन की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को उगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्रॉप है चिकोरी, किस फसल से संबंधित है? चिकोरी बेसिकली एक वीड है जो कि बरसीम की फसल से संबंधित है, और बरसीम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्राइफोलियम। आपको याद रखना है। देखो, किसी भी क्रॉप का अगर आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मींस कि आपको हर एक क्रॉप की एटलीस्ट उसका साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली और उसकी जो भी सीड रेट है वो याद होनी चाहिए। इसके लिए हम किसी सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है? देखो, वैसे तो बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं उनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, पर यहां पर बोला गया है कि आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, यानी कि असेंशियल। अगर ये नहीं हुए तो प्लांट जो है वो डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा या फिर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए असेंशियल जो पोषक तत्व हैं उनकी एक डेफिनेशन भी दी गई है कि असेंशियल पोषक तत्व या आवश्यक पोषक तत्व उसी को बोला जाएगा जो कि या तो प्लांट की किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, या फिर अगर उसकी एब्सेंस है तो वो अपनी किसी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। अब प्लांट्स में कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं? 17। आवश्यक पोषक तत्वों को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं आपको पता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं? तो आपको याद रखना है CHON, PSK। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? ट्रिक क्या होगी? चून पीस के मैनेज करके खाओ, राइट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसका क्या होगा? आयरन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरोन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और आजकल निकल को भी एक आवश्यक पोषक तत्व के रूप में गिना जाता है। तो ये टोटल हो गए 17। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन है मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट, या निम्न में से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का उदाहरण है या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट का उदाहरण है? जिसमें कि CHO जो है ये कहां से प्राप्त होते हैं प्लांट को? एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है उससे, और H2O से, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से CHO मिल जाते हैं। और बाकी ये जितने भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे मैक्रो हो माइक्रो हो, ये प्लांट को कहां से मिलते हैं? सोयल से अपटेक करने पड़ते हैं, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की कितनी % मात्रा होती है? तो फर्टिलाइजर का जो टॉपिक है पर्टिकुलरली वो भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 24%। आपको याद रखना है कि इसमें सल्फर की कंसेंट्रेशन कितनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरियां तथा सरसों की जो क्रॉप है, अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी क्रॉप के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको उस क्रॉप की साइंटिफिक नेम, फैमिली के साथ में उसकी सीड रेट जो है वो पता होनी चाहिए। यहां पर पूछा है कि मस्टर्ड की सीड रेट कितनी होगी, तो आपको पता है कि 5 से 6 किलोग्राम जो है वो मस्टर्ड की सीड रेट है, और ये यूनिट भी आपको याद रखनी है किलोग्राम पर हेक्टेयर के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, एट्राजिन एक अनुशंसित शाकनाशी है। देखो, एट्राजिन जो है वो एक हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड मतलब शाकनाशी। एट्राजिन को बेसिकली हम मेज जैसी क्रॉप्स में भी ग्रो करते हैं, तो अगर आप कहीं पढ़े तो ऐसा नहीं है कि इसके जो राइट आंसर होगा उसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं इसको। तो एट्राजिन जो है वो मक्का जैसी क्रॉप्स में भी हम एज ए हर्बिसाइड यूज करते हैं, पर इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा है तो गन्ने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है, पीएच, जिन सोइल का पीएच 8.5 से कम हो, EC 4 से ज्यादा हो
और ईएसपी जो है वो 15 से कम हो, उन सॉइल्स को हम क्या बोलते हैं? देखो इस तरीके से ईसी, ईएसपी और पीएच के बेसिस पर सोइल को 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। यहां पर पीएच क्या बताती है? पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि सोइल में एसिडिटी को मेंटेन करता है, यानी कि एसिड सोइल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहां पर ईसी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि सोइल में कितने सोल्ट हैं, सोल्ट की कंसेंट्रेशन को पता करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर हम कह सकते हैं कि सोल्ट की कंसेंट्रेशन को बताती है। नेक्स्ट आता है एक्सचेंजेबल सोडियम पोटेशियम, दैट इज ईएसपी। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि 8.5 से, अब आपको पता है कि अगर जो जनरल स्केल हम देखते हैं पीएच की, वो क्या होती है? 0 to 14 के बीच में होती है। यहां पर बीच में होते हैं 7। जो इधर की सोइल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सोइल। बेसिकली जो 7 पे होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। और जो इधर होंगी उनको क्या बोलेंगे? बेसिक। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई भी आयन की कंसेंट्रेशन प्रेजेंट नहीं है, इक्वल है। और ये 7 पीएच जो है वो किसकी होती है? वाटर की। तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर की जो पीएच होती है, पीएच मान वाटर का कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 7। तो यहां पर पीएच 8.5, ईसी 4 से ज्यादा और ईएसपी 15 से कम जो है वो लवणीय मृदाओं की होती है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की प्रति हेक्टेयर खपत कितनी है? तो 128 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो इंडिया में इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की खपत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आप सभी को पता है कि जो बनाना है, बनाना की जो फसल है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मूसा पैराडिसिका। इसके अलावा इसका प्रोपोगेशन मेथड के लिए क्या यूज करते हैं हम? सकर्स को यूज करते हैं। सकर्स में यहां पर 2 तरीके के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि केले में जो सकर्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं वोटर सकर्स, एक होते हैं स्वॉर्ड सकर्स। जो हम प्रवर्धन के लिए, केले के प्रवर्धन के लिए हम जिन तरीके के सकर्स को यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? स्वॉर्ड सकर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी फसल का होता है? तो केले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सब्जियों का उत्पादन कितना होता है? लगभग 85 मिलियन टन जो है वो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है। वैसे तो ये डेटा आपको ईयर बाय ईयर जो है वो जो करंट अफेयर्स के डेटा है उसके थ्रू याद रखना है, पर अभी के लिए आप याद रख सकते हैं कि 85 मिलियन टन जो है वो भारत में वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर है एक। देखो अंगूर क्या है? अंगूर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटिस विनिफेरा। साइंटिफिक नेम की क्या खास बात होती है? साइंटिफिक नेम को हम इटैलिक में लिखते हैं, लेकिन इटैलिक में टाइप करते हैं, पर अगर जब हम लिख रहे हो तो साइंटिफिक नेम को क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो अंगूर है वो साइंटिफिक नेम है वाइटिस विनिफेरा। अंगूर की खेती को हम बोलते हैं विटिकल्चर। और अंगूर जो है वो एक कौन सी फसल है? ये एक उप उष्णकटिबंधीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है? गरीब लोगों का फल आपको पता है कि बेर जो है उसको गरीब लोगों का फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की व्यापारिक प्रवर्धन विधि है। प्रवर्धन विधि का क्या मतलब है? प्रोपोगेशन। यानी कि हम सेब के पौधों को जब हमें इकोनॉमिक पर्पस के लिए एप्पल के प्लांट्स को लगाना हो, इकोनॉमिक वे में लगाना हो, तो हम किस तरीके से सेब के पौधों का प्रवर्धन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि हम कलम के थ्रू इसका प्रोपोगेशन करते हैं। इसी के साथ में, सेब के साथ में जो पपाया, जो पपीता की फसल है, उसके लिए भी प्रवर्धन का मेथड जो है, प्रवर्धन का जो तरीका है वो पूछा जाता है। तो पपीते के लिए हम सीड को काम में लेते हैं, तो पपीते के सीड्स को यूज किया जाता है, और सेब के लिए हम बेसिकली कलम्स को यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की व्यापारिक प्रवर्धन विधि है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी आम की संकर किस्म है, यानी कि यहां पर हाइब्रिड जो वैरायटी है वो पूछी है। अगेन लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था राइस की जो हाइब्रिड वैरायटी है वो क्या थी, PRH10 जो थी वो राइस की हाइब्रिड वैरायटी के रूप में हमने पढ़ा था। यहां पर क्या पूछा है, यहां पर पूछा है कि आम की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि आम्रपाली जो है वो आम की हाइब्रिड वैरायटी है। इसी के साथ में आम्रपाली वैरायटी से एक क्वेश्चन और आता है कि इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के रूप में यूज करते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम एक पर्टिकुलर स्पेस में जितने पौधे लगा सकते हैं उन पौधों के बीच की स्पेसिंग को कम कर देंगे तो वहां पर ज्यादा पौधे लग पाएंगे, ताकि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो ज्यादा होगा। इसे तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ज्यादा पौधे लगाना, उनकी डिस्टेंस को कम करके, वही है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। और इसके लिए हम आम की आम्रपाली वैरायटी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा लगभग कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 300 ग्राम। वैसे तो ये IRMR के द्वारा ईयर बाय ईयर या इसके डेटा निकाले जाते हैं, फिलहाल के लिए आपको याद रखना है 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी किस कुल से संबंधित है। वही हमने कहा कि एटलीस्ट आपके 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि या तो सीड रेट से रिलेटेड होंगे, साइंटिफिक नेम से रिलेटेड होंगे और जो पर्टिकुलर फैमिली है उससे रिलेटेड होंगे। यहां पर पूछा है भिंडी किस कुल से संबंधित है। भिंडी के साथ में ही कपास की फैमिली जो है वो भी काफी रिपीटेटिवली पूछी जाती है। तो भिंडी और कपास दोनों की ही फैमिली कौन सी है, मालवेसी। राइट, आपको याद रखना है दोनों ही जो क्रॉप्स है उनकी फैमिली मालवेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। यहां पर पूछा है कि प्रोडक्शन राष्ट्र कौन सा है सबसे ज्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद गोभी की बीज दर है। अगेन द क्वेश्चन सीड रेट से पूछा गया था, तो बंद गोभी की सीड रेट जो है वो आपको सारी क्रॉप्स के टिप्स पर होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। देखो होता क्या है, परिरक्षक का मतलब क्या हुआ कि हमें प्रिजर्व करके रखना है किसी भी चीज को, चाहे वो वेजिटेबल्स को भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं, फ्रूट्स को भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, अगर हमें ऑफ सीजन में किसी भी क्रॉप को यूज करना है तो उसके लिए उसका प्रिजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रूट्स के प्रिजर्वेशन के लिए हम सोडियम बेंजोएट को यूज करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि सुपरवाइजर वगैरह के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण देश में कितनी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि इनमें से सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या पाया जाता है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता हो इंडिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज्यादा राजस्थान में इनमें से क्या प्रोडक्शन होता है। आपको पता है कि दूध वगैरह जो है ये MP जैसे स्टेट्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा होते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा ऊन का प्रोडक्शन होता है। राइट, आपको याद रखना है राजस्थान में ऊन का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि देश के कुल दूध के उत्पादन में राजस्थान का, जैसे सपोज कि अगर पूरी कंट्री में 1 किलो दूध का प्रोडक्शन होता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके समझने के लिए, कि अगर 1 किलो दूध का प्रोडक्शन होता है, या मान लेते हैं कि 100 किलो दूध का प्रोडक्शन होता है, तो इसका 10% यानी कि 10 किलो दूध का प्रोडक्शन कहां से होगा, राजस्थान से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के कुल दूध के उत्पादन में राजस्थान का, ये हमने डिस्कस कर लिया है। देश में पशुधन की कुल संख्या कितनी है, इसके भी देखो जो भी एनिमल का जो सेंसस निकलता है उसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो सकते हैं।
तो वो हम जैसे ही एग्जाम पास में आएगा उसके लिए जो करंट डेटा की लिस्ट है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर्स के डेटा हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री को हो, तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 525 मिलियन जो है वो पशुधन की संख्या है पूरे देश में, यानी कि इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान का मतलब क्या हुआ? NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में। हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर पूछी जाए तो 1927 में इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ICMR के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमें वेजिटेबल्स के बारे में पूछा था कि पर डे के लिए कितनी वेजिटेबल्स ICMR के अकॉर्डिंग बताई गई हैं, तो 300 ग्राम। अगर दूध के लिए पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 250 ग्राम। तो दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं। वेजिटेबल के लिए पूछा जाएगा तो ये होगा 300 ग्राम, और अगर ये मिल्क के लिए पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की द्विउद्देशीय नस्ल कौन सी है? देखो, द्विउद्देशीय फसल का मतलब होता है कि ड्यूल पर्पस क्रॉप, ड्यूल पर्पस जो एनिमल है, या हम बोल सकते हैं ड्यूल पर्पस जो ब्रीड है। ड्यूल पर्पस ब्रीड का मतलब क्या हुआ कि जिसे हम मिल्क के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं और भार वगैरह ढोने के लिए भी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में जो वर्किंग होता है, जैसे कि खेत वगैरह जोतना, उस पर्पस से भी हम यूज कर सकते हैं। उनको बोलते हैं ड्यूल पर्पस ब्रीड। तो गाय की इनमें से ड्यूल पर्पस ब्रीड जो है वो है थारपारकर। गिर और साहिवाल जो है वो एक उद्देश्य नस्ल है। थारपारकर जो नस्ल है उसका ओरिजिन कहां से है? इसका ओरिजिन है सिंध, पाकिस्तान से। देखो, थारपारकर जो नस्ल है बेसिकली वो राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये द्विउद्देशीय नस्ल है गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवेशियों में एंथ्रेक्स बीमारी का कारण क्या है? देखो, एंथ्रेक्स बीमारी जो है वो एनिमल्स में देखने को मिलती है, जो कि एक बैक्टीरिया यानी कि एक जीवाणु के द्वारा कोज की जाती है, जिसका नाम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। यानी कि मवेशियों में एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो एक जीवाणु के द्वारा कोज की जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। और इस बीमारी की खास बात ये है कि ये एक एनिमल से ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकती है, एनिमल टू ह्यूमन। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, क्योंकि अगर इससे इन्फेक्टेड कोई एनिमल है तो उसकी विदाउट उसकी पर्टिकुलरली डॉक्टर से विचार विमर्श करके उस पर्टिकुलर पशु को टच नहीं किया जाता, ह्यूमंस के कांटेक्ट में उसको नहीं लाता, और सीधे के सीधे जो एनिमल है उसको जला दिया जाता है, ताकि ये जो डिजीज है ये आगे ट्रांसमिट नहीं हो। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य को मांस से किस रोग का संचरण हो सकता है? देखो, यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर आप मांस का कंजप्शन कर रहे हैं तो किस तरीके की डिजीज हो सकती है? अभी हमने बोला एंथ्रेक्स। अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर ऐसे एनिमल का मांस है जिसको एंथ्रेक्स डिजीज पहले से है, तो वो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है। इट मीन्स कि ये एक डिजीज होगी। बोटुलिज्म जो है, बोटुलिज्म क्या होता है? एक तरीके की हम बोल सकते हैं ये जो फूड टॉक्सिसिटी होती है या फूड पॉइजनिंग जिसे बोलते हैं, उस तरीके के सिम्टम्स इसमें शो होते हैं बोटुलिज्म के अंदर, जो कि तब होती है जब पर्टिकुलर मांस को अच्छे से ना पकाया गया हो, अच्छे से उसको ज्यादा टेम्परेचर देके उसको ना पकाया गया हो, यानी कि जो कम पका हुआ मांस होता है उसमें ये बोटुलिज्म जो है, इस बीमारी का इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस तापमान पे किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि 0 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम जो है मांस को प्रिजर्व करके रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक है, तो इसमें से कोई भी दूध का जो अपमिश्रक है वो नहीं है, ना यूरिया, ना साबुन का पाउडर, ना शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खन में चर्बी का प्रतिशत कितना होता है। देखो मक्खन घी का फॉर्म होता है ना, मक्खन, उससे फिर क्या बनता है, घी बनता है। तो मक्खन में फैट परसेंट पूछा है, यहां पर कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है 80% जो है वो मक्खन के अंदर फैट परसेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतः गाय के दूध से बने खोए में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। दूध था, उससे पहले क्या बनाया है, मावा बनाया है। इसमें पूछा है कि प्रोटीन का परसेंट कितना है। इसमें प्रोटीन परसेंट प्रेजेंट होता है लगभग 20%। आपको याद रखना है कि जो दूध होता है एक्चुअल में उसमें प्रोटीन जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो ये कोलोइडल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोलोइडल फॉर्म में दूध में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये था हमारा 2011 का एग्रीकल्चर का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। इसी के साथ में हम 2011 से अब 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर्स को इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर शुरू करेंगे और होपफुली ये जो लेक्चर सीरीज होगी ये आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाले टॉपिक्स हैं, फिर चाहे वो आपका सीड पर्पज से हो, सीड पर्पज से हो या प्रोपगेशन पर्पज से हो, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स को पहले कवर करने की कोशिश करेंगे जिनसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हर बार पूछे जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर आपका एनिमल हस्बेंड्री भी एक काफी वेटेज वाला सब्जेक्ट है, काफी वेटेज कवर करता है। और एग्रोनॉमी के अंदर तो आपको सबसे ज्यादा क्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार जो टर्म्स आती हैं, बहुत अलग अलग क्रॉप से रिलेटेड जो टर्म्स आती हैं वो भी पूछी जाती हैं, उसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इन सारी चीजों को 1 by 1 इस पूरी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।